आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आपकी बात, मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम का फहद। कश्मीर का नाम जहन में आते ही अब खूबसूरत वादियों और हसीन नजारों से ज्यादा पत्थरबाजी, मिलिटेंसी, कर्फ्यू, गश्त लगाती सिक्योरिटी फोर्सेस की टुकड़ियां, बस यही जहन में आता है। लेकिन क्या यही है पूरा सच, कश्मीर का सच, जमीन की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर की हकीकत? ये तस्वीर का एक पहलू हो सकता है, लेकिन पूरी तस्वीर नहीं। आज हम आपको तस्वीर का दूसरा पहलू दिखाएंगे, जहां मायूसी नहीं, उम्मीद है, गम नहीं, खुशी है, हौसला है, जुनून है, जज्बा है। आज हम आपको मिलवाएंगे कश्मीर के असली हीरो से, जिन्होंने हालात के आगे हार नहीं मानी, बल्कि जंग लड़ी, जद्दोजहद की, तमाम मुश्किलों का सामना किया और बता दिया कि हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। ये पूरा ये है वाटर कैंप एंड ठीक है, पूरा हाथ, पूरा पूरा बॉडी। ये है वादी की पहली वाटर स्पोर्ट्स कोच बिल्किस मीर, जिन्हें क्वीन ऑफ काइकिंग के खिताब से भी नवाजा जा चुका है। विलायत, मेहरबानी करके अपना बॉडी मूवमेंट पूरा करोगे, हाथ आपका यहाँ नहीं जाना चाहिए, ठीक है? उन्होंने एक ऐसे खेल को मशहूर किया है जो रिवायती तौर पर लड़कियों के लिए नहीं माना जाता है, और अब उनके नाम एक और कामयाबी जुड़ गई है। वो आने वाले एशियन गेम्स में 20 एशियंस में वाहिद हिंदुस्तानी होंगी जो वाटर स्पोर्ट्स को जज करेंगी, जो न सिर्फ वादी के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए फख्र की बात है। तमाम बंदिशों को तोड़कर वाटर स्पोर्ट्स में रोशन सितारा बनी बिल्किस हजारों लड़कियों के लिए रोल मॉडल हैं। धीरे धीरे मैम ने मुझे पहले स्विमिंग सिखाई, तो उसके बाद लगभग 3 महीने के बाद मैम ने मुझे बोट में उतारा पहली बार अपने साथ। धीरे धीरे मैं पैडलिंग करती गई। फिर 2014 में ही नेशनल हुआ यहाँ पे, नेशनल चैंपियनशिप। तो उसमें मैम ने मेरा जब हमारी ट्रायल हुई तो उसमें मैं आई थी 3rd नंबर पे। तो मैम ने बोला कि आप 3rd नंबर पे आए हो, तो जो ओपन ट्रायल होती है यहाँ पे, तो उसमें मैं 3rd नंबर पे आई। तो मैंने उसमें गोल्ड मेडल निकाला। 2000 मीटर में मेरा गोल्ड मेडल लगा। कोई उतना सपोर्ट नहीं करता है कि हम हाई फाई फैमिली से बिलोंग नहीं करते, हम गरीब बच्चे हैं। तो मैम अपनी जेब से पैसा दे रही है, हमारे लिए डाइट लाती है, मतलब बहुत सपोर्ट किया है इन्होंने हमें। ये चाहती है कि लड़कियां उनसे भी आगे आए। काइकिंग और कनोइंग में इंडियन टीम की पहली खातून कोच और पहली रेफरी बिल्किस ने अभी तक दर्जनों नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लिया है। अब तक बिल्किस नेशनल लेवल के 56 मेडल्स अपने नाम कर चुकी हैं और फिलहाल 300 बच्चों को ट्रेनिंग भी दे रही हैं। बिल्किस के लिए यहाँ तक पहुँचने की राह बिल्कुल आसान नहीं थी। उनको हर तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ा। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि उन्होंने इस गेम को ही अलविदा कहने का मन बना लिया था, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें हौसला दिया और कहा कि अब पीछे मत हटो, आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। बस फिर क्या था, बिल्किस ने उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अभी हम लोग फ्रेशर्स हैं, तो मैंने अभी तक 3 नेशनल्स खेले हैं, जिनमें मेरे लगभग 6 मेडल्स हैं। मैम हमें मतलब सपोर्ट भी करती है और खुद वो वहाँ पे बैठती है। सुबह लगभग हमारी क्लासेस 2 टाइम भी होती है कभी कभी, तो मैम हमेशा मतलब हमारे साथ ही रहती है। शी इज अ गुड मेंटर, शी इज अ गुड कोच, शी इज लाइक आवर सिस्टर, शी इज अ फ्रेंड, शी इज अ फिलोसोफर, शी इज अ गाइड। एक्चुअली वो बहुत ज्यादा अच्छी है। एज अ सिस्टर हमारा केयर करती है, एज अ गाइड, एज अ कोच हमें गाइडेंस करती है, बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। हौसला, जुनून और जज्बा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। बस कुछ कर गुजरने की चाह होनी चाहिए, वो ललक होनी चाहिए कि कम व्हाट में, आई विल मेक इट पॉसिबल। और बिल्किस उसी जज्बे और हौसले का दूसरा नाम है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फहद, सी सलाम।
तो आपने देखी कि खूबसूरत कहानी कह सकते हैं, लेकिन कहानी नहीं, ये हकीकत है। बिल्किस हमारे साथ खुद फिलहाल जुड़ गई हैं, और अगर आप भी डायरेक्ट बिल्किस से बात करना चाहते हैं तो लगातार जो हमारे नंबर्स टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं उसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। बिल्किस से आप सीधा बात कर सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं। बिल्किस, आप मुझे सुन पा रही हैं? बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। थैंक यू सो मच। मुझे बताइए, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी मुबारकबाद कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, और वादी में आप इस तरह का काम कर रही हैं जहां से हम सिर्फ दूसरी तरह की खबरें सुनते हैं, लेकिन तस्वीर का ये पहलू भी है जिसे हम दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं। तो पहली बात मुबारकबाद, आपकी हिम्मत को दाद देनी होगी कि आप इस तरह का काम कर रही हैं। मुझे बताइए, यहां तक पहुंचना आपके लिए कितना मुश्किल था? सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहती हूँ, और ये कहना चाहती हूँ कि मैंने अपनी खेल करियर की शुरुआत 97 से की। 97 में मैंने कायाकिंग कैनोइंग खेलों में हिस्सा लेना शुरू किया, और डल झील से शुरुआत हुई थी इस खेल की। और आज अगर देखा जाएगा, आज पूरे 21 साल हो गए कि अभी रिसेंटली जो मैं एशियन गेम्स 18th एशियन गेम्स में एज अ जज गई थी। तो ये पूरे देश के लिए, पूरे कश्मीर के लिए ऑनर है कि एक कश्मीरी लड़की यहाँ से निकलकर इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेल करना, और जो मेरा ख्वाब था अल्टीमेटली कि मैं एशियन लेवल पे आऊँ और एशियन लेवल टूर्नामेंट्स में, और जो मिनी ओलंपिक्स कह सकते हैं एशियन रीजन में, उसमें एज अ ऑफिशियल, एज अ जज अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूँ। आप जब बच्चों को कोच करती हैं, उनको सिखाती हैं कायाकिंग के बारे में, मुझे बताइए, लोगों को एक्चुअली पता भी है ये क्या होता है, ये कौन सा खेल है और इससे क्या हासिल किया जा सकता है? इस तरह के अजीबो गरीब सवाल आपसे हर रोज पूछे जाते होंगे। जैसे मैंने जिक्र किया कि 97 में मेरे प्लेइंग करियर की शुरुआत हुई, और तब ये गेम उतना पॉपुलर नहीं था कश्मीर में, क्योंकि फुटबॉल और क्रिकेट जैसे गेम कश्मीर में बहुत फेमस थे एज कम्पेयर टू वाटर स्पोर्ट्स। बट पिछले 97 से लेकर अभी तक जो हमने कोशिश की यहाँ पर नेशनल लेवल पे, जो हमारे बच्चे फ्रॉम लास्ट 3 years वी हैव 62 मेडल्स इन नेशनल लेवल। और जैसे मेरा प्लेइंग करियर का सबसे ज़्यादा मेजर इवेंट जो मेरा रहा 21 साल में, दैट वाज वर्ल्ड कप 2009, जिसमें मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और उससे बहुत पॉपुलैरिटी मिली। और पिछले 4-5 सालों से वाटर स्पोर्ट्स बहुत तेज़ी की तरह बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वी पीपल हैव अ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज, बहुत फ्लैट वाटर एंड वाइल्ड वाटर। हम ना कि नेशनल लेवल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पैडलर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे आपने फरमाया कि इस गेम को पहले, जैसे मैं लोगों को बोलती थी कि कायाकिंग कैनोइंग उनको लग रहा था मार्शल आर्ट जैसा, ये 5th लार्जेस्ट ओलंपिक इवेंट है। अगर आप देखोगे कि इसमें हम बहुत ज़्यादा स्कोप है, पर्टिकुलरली जब जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी प्रोड्यूस हुए हैं कायाकिंग कैनोइंग में। मैंने खुद जब खेल करियर की शुरुआत की, मुझे ये भी नहीं पता था कि इंटरनेशनल का मतलब क्या है, और जब मैं वर्ल्ड कप में पहुंची तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर कितना टैलेंट है। और खुशी की बात यह है कि इस गेम में अभी जम्मू कश्मीर में 50% वुमेन पार्टिसिपेशन है, तो वो एक अच्छा, मुझे लग रहा है कि आने वाले दौर में इस गेम में जम्मू कश्मीर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बिल्कुल, हम मुश्किलात के बारे में भी बात करेंगे बिल्किस, लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। मोहम्मद सालार है हमारे साथ औरंगाबाद से। सालार साहब, अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बिल्किस बाजी को भी सलाम वालेकुम। जी, वो सुन रही हैं आपको। जी बताइए। वालेकुम सलाम। हाँ, मेरे को बिल्किस बाजी को बोलना है कि ज्यादा से ज्यादा गरीब बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि गरीबों की दुआ इतनी जल्दी लगती है कि जिसे कमान में से तीर छूटता है वैसे। और ऐसे भी कश्मीर की हालत अब अच्छे होते जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अच्छा वक्त और बुरा वक्त दोनों नहीं रहता, और ऐसे अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वहाँ पे भी अमान रहे और खुश रहे। हर मोमिन की मुराद अल्लाह पूरी करे। जी शुक्रिया सालार साहब। जवाब देना चाहेंगे आप बिल्किस? थैंक यू सो मच।
बिल्कुल हम काम कर रहे। 2013 से मैं इंडिया कैंप से वापस आई, मैं जम्मू कश्मीर के लिए ही काम कर रही हूँ। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें लगभग 200 लड़के लड़कियां मैंने ट्रेन किए, जिसमें हमारे स्टेट में वी हैव SRO 349, जिसमें कम से कम 50 से ज़्यादा बच्चे अंडर SRO 349 के तहत जॉब में लग गए। स्पोर्ट्स की वजह से उनका मतलब कैरियर बन गया। और मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है कि अगर हम प्रोफेशनल वे में इसको ले और बच्चों को प्लेटफॉर्म दे, वो दिन दूर नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर से एक ओलंपियन निकलेगा वाटर स्पोर्ट्स में। यहाँ तक पहुँचना आपके लिए आसान नहीं था। मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि आपको समाज से भी बहुत ज़्यादा तनकीद, क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। फैमिली ने भी इनिशियली सपोर्ट नहीं किया था, फिर आपका जुनून, आपका शौक देखकर आपको उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया। अब जबकि आप एक कोच हैं और तमाम मुश्किलों से पार पाके आप यहाँ पर आ गई हैं, जो लड़कियां आपके पास आती हैं सीखने के लिए, क्या उन्हें भी इसी तरह के क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है? क्या आपके लिए उनको यहाँ तक लाना, कोच करना मुश्किल होता है? मैं आपको बताऊंगी, जब मैंने अपनी खेल कैरियर की शुरुआत की तब स्पोर्ट्स को दरबदरी की नज़रिए से देखते थे। और अब जब एक लड़की घर के दरवाजे से बाहर निकलती, वहां पर उसका स्ट्रगल स्टार्ट होता है। मैंने पहले ही बोला कि मैं टूटी बहुत मगर हारी नहीं। मेरी कामयाबी का अगर राज है मेरी माँ है, वो मेरी स्ट्रेंथ बनी, जिन्होंने मुझे बोला कि बेटा जब तक आप अपने आप को साबित नहीं करोगे लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरे प्लेइंग कैरियर में भी ऐसा दौर आया जहां पर मैंने बोला नहीं, अब मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ। बट मेरी माँ ने यही बोला कि अगर आप यहाँ हार गई, आपके पीछे 1000 लड़कियां हार जाएगी। वो बात आज मैं रियलाइज कर रही हूँ, अगर मैंने उस मोमेंट पे छोड़ दिया होता शायद आज ये जो 200 लड़कियां ट्रेनिंग ले रही है शायद आज ये भी नहीं आते। जब 2013 में मैंने जम्मू कश्मीर में कोचिंग स्टार्ट की, मेरे पास एक लड़की आती थी। फिर मैं घर घर जाकर माँ बाप को बताया और मैं टीवी में आई, न्यूज़पेपर में मैंने अपना स्टेटमेंट दिया, अपना प्लेइंग कैरियर का पूरा बताया और मीडिया के थ्रू अपनी बात रखी। उससे बहुत बच्चे मोटिवेट हो गए, बहुत लड़कियां मोटिवेट हो गई और उस वजह से हमें जम्मू कश्मीर का अच्छा टीम बना गर्ल्स में। जो रिसेंटली भिंड में नेशनल हुआ था उसमें जम्मू कश्मीर की लड़कियों ने गोल्ड मेडल हासिल किया। तो मैं आपको बताऊंगी, a strong woman is not one who does not cry, a strong woman is one who cry and fight and get up again। मैं सभी लड़कियों से ये कहना चाहिए, वो किसी भी फील्ड में जाए, उनका सफर आसान नहीं, उनको गिराने की कोशिश बहुत करेंगे, बट जब तक आपके हौसले बुलंद नहीं होंगे, जब तक आप अपने आप को साबित नहीं करोगे, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल बहुत उम्दा, आपने बहुत खूबसूरत आपने बात कही है। लेकिन जब आप बाहर जाती हैं, अभी जिस तरह से आप एशियन गेम्स जो है उनको करके आप लौट रही हैं, वहां आप एक जज बनी, क्या लोग आपसे इस तरह के सवाल पूछते हैं कि भाई जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो हमें मिलिटेंसी की तस्वीरें दिखाई देती हैं, गश्त लगाते सिक्योरिटी फोर्सेस की टुकड़ियां हमें नजर आती हैं, पत्थरबाजी हमें नजर आती है, ये तमाम चीजों की बात ज्यादा होती है, लेकिन जो तस्वीर का दूसरा पहलू है, जैसे आप हैं या इससे पहले कल हमने फैसल अली की स्टोरी चलाई थी और लगातार हम इस तरह की जो स्टोरीज हैं वो दिखा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इससे दरअसल वाकिफ कराने की जरूरत है लोगों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, अगर भटक भी गए हैं कुछ नौजवान, तो वो वापस आए? कश्मीर में बहुत टैलेंट है, आपको मैं बताती हूँ, कश्मीरी बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप अगर उनको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म दोगे, नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स, लाइक एजुकेशन में हम बहुत आगे जा रहे हैं। हम IPS IAS एग्जाम्स में टॉपर है। हमारे बच्चों को थोड़ा सा अगर प्लेटफॉर्म मिलता है, वो अव्वल दर्जे पे हर जगह एक्सेल करके आप देख लीजिए कितना यहाँ के बच्चों में टैलेंट है। स्पोर्ट्स की बात करेंगे, अब देख लीजिए स्पोर्ट्स में कितना आगे हमारे बच्चे तेजी की तरह बढ़ रहे हैं, बशर्ते हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज होगी यहाँ पर कि स्पोर्ट्स को कैसे प्रमोट करेंगे। वो दिन दूर नहीं होगा, यहाँ से ओलंपियंस निकलेंगे, जैसे हरियाणा जैसा स्टेट लीड करा। मैं बोल रही हूँ कि अगर वैसी फैसिलिटीज यहाँ के प्लेयर्स को मिलेंगे, वो दिन दूर नहीं होगा कि यहाँ से अच्छे अच्छे खिलाड़ी और जो बिल्कुल। लेकिन जब वादी में अनरेस्ट होता है तो आप किस तरह से फिर कोच करती हैं, किस तरह से उन्हें कोचिंग देती हैं? जब अनरेस्ट होता है वादी में, आए दिन हम कर्फ्यू वहां पर देखते हैं, तो निकलना अपने घरों से मुश्किल होता होगा, प्रैक्टिस करना मुश्किल होता होगा, बीच बीच में बच्चों की प्रैक्टिस भी छूटती होगी।
मैम हमारा लक्ष्य होता है, हमारा टारगेट होता है। मैं आपको बताती हूँ कि मैं जब अपने प्लेइंग कैरियर की शुरुआत की, यहाँ पर बर्फ गिरे, बारिश गिरे, कोई भी सिचुएशन हो, हमारा एक लक्ष्य होता है कि हमें आज प्रैक्टिस करना है, हमें वो टारगेट अचीव करना है। मैं आपको अपनी बात बताऊंगी कि जब मैं खेलती थी तब भी बहुत ज्यादा हालात ठीक नहीं थे, बट मेरा एक लक्ष्य था। मैं जब सुबह उठती थी मैं बस उस पोडियम की तरह देखती थी और उस टाइमिंग तक मैंने पहुंचना है और उस वर्ल्ड कप तक पहुंचना है जो मैंने अचीव किया 2009 में। बट जब तक आपके पास टारगेट नहीं होगा आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपके इरादे बुलंद होने चाहिए। ये बताइए कि तादाद लड़कियों की ज्यादा है या लड़कों की ज्यादा है, और आप क्या देख रही हैं कि आगे आने वाले वक्त में क्या इस स्पोर्ट्स का स्कोप कितना है? जैसे मैंने पहले ही बोला कि मेरे वाटर स्पोर्ट्स की बात करेंगे, कायाकिंग कैनोइंग की बात करेंगे, 50% वुमेन पार्टिसिपेशन है। आप देख लीजिए कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक डिसीजन लिया था कि कोई भी फेडरेशन हो या प्लेयर्स हो या ऑफिशियल्स हो, उसमें 50% वुमेन पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। जिस भी स्पोर्ट्स में नहीं होगा वो ओलंपिक से आउट भी हो सकता है। आप देख लीजिए कि रियो की बात करेंगे या रिसेंट एशियन गेम्स की बात करेंगे, अगर हमारी कंट्री की लाज रखी वो लड़कियों ने रखी। हमारा बेस्ट जो रिजल्ट्स आने लगे इंटरनेशनल लेवल पे वो लड़कियां ला रही है, चाहे रियो ओलंपिक्स की बात करें, एशियन गेम्स की बात करें। तो मुझे लगता है आने वाले दौर में वुमेन स्पोर्ट्स पे और फोकस करना चाहिए ना। स्टेट जितने भी स्टेट्स है या कंट्री में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो लीड कर रही है, जो सपोर्ट करती है प्लेयर्स को, वुमेन स्पोर्ट्स को और बढ़ावा देना चाहिए। वो दिन दूर नहीं है कि कायाकिंग कैनोइंग में भी हम एशिया में मेडल लाए, ओलंपिक्स में मेडल लाए। और मुझे जहां तक मैंने पहले ही बोला, कायाकिंग कैनोइंग इज 5th लार्जेस्ट ओलंपिक इवेंट, इसमें 16 मेडल है ओलंपिक्स में। तो अगर हम पूरी प्लानिंग के तहत और प्रोफेशनल वे में ट्रेनिंग करेंगे वो दिन दूर नहीं होगा। कश्मीर से लड़की या कश्मीर का लड़का ना कि बिल्कुल, और आप जैसे हीरो मौजूद हैं तो ये होता रहेगा बिल्किस, क्योंकि आप एक मिसाल हैं तमाम लड़कियों के लिए कि किस तरह से अगर आप में जुनून है, जज्बा है, कुछ कर गुजरने की अगर चाह है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप कहीं पर भी हो, कितनी भी मुश्किलात हो, अगर आपने ठान ली है तो आप उसे हासिल ही करके रहेंगी। मुझे बताइए कि क्या तो कोई आपको मजहब का कोई हवाला दिया जाता है? क्योंकि वेस्टर्न मैंने देखा कि ज्यादातर लड़कियां जो कोचिंग ले रही हैं वो वेस्टर्न ड्रेस पहने हुई हैं, आप भी उसी तरह का ट्रैक सूट आप पहनती हैं, लेकिन उसके साथ साथ लड़कियों को मैंने देखा कि उन्होंने हिजाब भी पहना हुआ है। क्या उस तरह का क्रिटिसिज्म भी मिलता है कि देखिए लड़कों जैसे कपड़े पहनकर ये क्या वाहियात खेल कर रही हैं? कुछ ऐसी चीजें तो होती ही होंगी क्योंकि समाज में हर तरह के लोग हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैंने अभी तक फेस किया। और दूसरी बात मैं बताऊंगी, हम 3 बहनें हैं और जहां तक बचपन से ही हमारे माँ बाप ने हमें ऐसे मतलब ये किया है कि मेरी माँ हमेशा ये बोलती कि लड़की को नाजुक फूल मत बनाओ, उसको ऐसा स्ट्रांग बनाओ सो दैट वो समाज के साथ लड़े कल। और आज ये बिल्की जो खड़ी है बिकॉज ऑफ माई मदर, जो उन्होंने हमें पूरी तरह से लाइफ में सिखाया कि कैसे रहना है और इतना सख्त बनाया। और दूसरी बात मैं बताऊंगी, कहीं ना कहीं मुझे बचपन में लग रहा था कि जब मेरी नानी हमारे घर आती थी वो पूछती थी मेरी माँ को कि आपकी बेटियां हैं और इन बेटियों को बेटा बने, और अगर यही दुआ हम बेटे वाले को दे कि इन बेटों को बेटी बने, वो बद्दुआ है उनके लिए। तो कहीं ना कहीं मेरे बचपन में था ये कि मैं साबित करके दिखाऊंगी कि लड़कियां किसी से कम नहीं है। तो वो इसीलिए मैंने वाटर स्पोर्ट जैसा फील्ड चुना जहां लड़कियों की पार्टिसिपेशन। आपको नहीं लगता बिल्किस ये कंपैरिजन भी एक तरह से बेमाने है कि लड़का और लड़की इस तरह की जब बातें कही जाती हैं, मुझे लगता है कि ये भी बेमानी है, क्योंकि एक वालिदैन के लिए हर बच्चा बराबर होना चाहिए, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, उन्हें सिर्फ परवरिश ऐसी देनी चाहिए जैसे वो किसी भी एक औलाद को देंगे, ना कि ये बताना कि तुम लड़की नहीं मेरा लड़का हो। ये उससे ये जाहिर किया जाता है कि दरअसल लड़के जो हैं वो लड़कियों से बेहतर हैं और आप उन्हीं की बराबरी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बिल्किस आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। मेरे पास वक्त की कमी है। ऑल द वेरी बेस्ट, मेरी तमाम नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें, मुल्क का नाम रोशन करती रहें और लड़कियों को इसी तरह से आप ट्रेन करते रहें, बच्चों को इसी तरह से ट्रेन करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।